सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो सेंटर ऑफ मास क्या है, एक वर्चुअल पॉइंट जिस पर हम बॉडी का कंप्लीट मास को कंसंट्रेट इमेजिंग कर सकते हैं। ओके, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जांपल इफ यू सी इन द काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन और इन द स्टार्टिंग चैप्टर्स, कोई भी क्वेश्चन होता था कि सपोज ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ओके, तो हम क्या करते थे, इतना बड़ा कार नहीं बनाते ना, उसको क्या करते हैं, छोटे से पॉइंट से रिलेट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या होता है, हम कंप्लीट कार को एक इस सेंटर पे कंसंट्रेट इमेजिंग कर लेते हैं, कंप्लीट मास को। ओके, सो दैट पॉइंट वाज सेंटर ऑफ मास। ओके, तो इसी टाइप से हम किसी भी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा अच्छा इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यहाँ पर कि सेंटर ऑफ मास को और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, इन दोनों में बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। वो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। जैसे मान लो कि कोई सिमेट्रिकल मासेस है, ये एम हो गया, ये एम हो गया, है ना, दो मास रखे हुए हैं, ठीक है, बोथ आर इक्वल, दोनों के बीच में गैप है स्मॉल आर। उसमें बोला कि उनका सेंटर मास कहां पर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, एकदम मिडिल में होगा, बिकॉज बोथ मासेस आर सेम। तो इसी पॉइंट को, इस पॉइंट को की बोल देता हूँ, इसी पॉइंट पर मैं डायरेक्ट 2m लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने, कंप्लीट मास को यहाँ पर मैंने कंसंट्रेट इमेजिंग कर लिया 2m, ठीक है। सेंटर मास वही पॉइंट है जिस पर हम कंप्लीट सिस्टम का मास को कंसंट्रेट इमेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या और सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है कि सपोज अगर हम अर्थ का बात करें और मैं एक रॉड ले लेता हूं, मास लेस रॉड, लाइट, ओके, यहां पर दो मासेस कनेक्ट है, एम एन, सेंटर ऑफ मास एकदम मिडिल में होगा, क्लियर, यूनिफॉर्म सिस्टम है, ये लाइट है, मास लेस है, एकदम मिडिल में होगा। वेट अगर देखें, वेट तो mg वेट इधर होगा और mg वेट इधर होगा, मीन्स बोथ पॉइंट्स पर जो वेट है वो कितना होगा, सेम होगा w। अगर वेट सेम है दोनों पॉइंट पर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही पॉइंट होगा, ठीक है। जिस टाइप से मास सेम होने पर सेंटर ऑफ मास मिडिल में होता है, उसी टाइप से वेट सेम होने पर भी सेंटर ऑफ वेट भी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं, मिडिल में होगा, क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर लार्ज बॉडी ले लेता हूँ। लार्ज बॉडी मीन्स इसी टाइप का एक बॉडी है लेकिन बहुत लार्ज है, जिसमें नीचे मास m है और ऊपर वर्टिकल एक मास m ऊपर कर दिया हमने, ठीक है ना। और हाइट बहुत ज्यादा है, हमें पता है कि ग्रेविटी में हाइट अगर ज्यादा होती है, अर्थ से हम अवे जब जाते हैं, देन हाइट के साथ साथ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। हाइट इंक्रीज देन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज, ठीक है ना। तो अगर बहुत हाई पॉइंट पर हम देखेंगे देन ग्रेविटी बोथ पॉइंट पर डिफरेंट हो जाएगी, है ना। इस पॉइंट पर g होगा तो वेट हो जाएगा mg, ओके। सपोज हम इतना हाइट पे गए कि यहाँ पर ग्रेविटी हाफ हो गया, तो अगर ग्रेविटी हाफ हो गया देन वेट कितना हो जाएगा, W/2 हो गया। बोथ साइड वेट अलग अलग हो गया, लेकिन मास तो दोनों सेम है, मास दोनों सेम है, देन सेंटर ऑफ मास सिस्टम का उसी पॉइंट पे होगा, मिडिल होगा एकदम। लेकिन अगर वेट का हम बात करें तो यहाँ पर जो वेट है वो तो W/2 है और यहाँ पर W है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, जहां पर हैवी वेट है उस तरफ लाई करेगा, है ना। सेंटर ऑफ मास में भी यही होता है, सेंटर ऑफ मास लाई करता है नियर द लार्ज मास, ठीक है, नियर द हैवी मास, जहां पर ज्यादा मास का वैल्यू ज्यादा होगा, जहां अमाउंट ज्यादा होगा, बड़ा मास होगा, वहां पर सेंटर मास लाई करेगा। इसी टाइप से सेंटर ऑफ वेट भी वहां लाई करेगा जहां पर वेट ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ वेट इधर W है, इधर W/2, तो सेंटर ऑफ वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ विल बी डिफरेंट। सो वी कैन से दैट फॉर द लार्ज बॉडीज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे बी डिफरेंट, बट फॉर स्मॉल बॉडीज बोथ विल बी एट द सेम पॉइंट, है ना। अर्थ के आसपास अगर हम स्टडी कर रहे हैं, छोटा बॉडी है, देन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी सेम, ठीक है ना। कैलकुलेशन इन दोनों का कैसे करते हैं उसके लिए हम देखते हैं फॉर्मूला वगैरह, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे बी डिफरेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक फ्रेम है हमारे पास, इस फ्रेम में कुछ मास कॉर्नर्स पे पुट किए हमने, L साइड का फ्रेम है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि बताओ इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां होगा। अब क्योंकि सिमेट्री है, इस लाइन पे देखें तो सेंटर पे होगा, इस लाइन का बॉडी देखें तो भी सेंटर पे होगा, तो जनरली जो ये सेंटर मास है वो कहां होगा, एकदम सेंटर पे हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल बॉडीज पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, किसी फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बॉडी सिमेट्रिकल, अरेंजमेंट ऑफ मासेस आर सिमेट्रिकल, यूनिफॉर्म, देन इन दैट केस सेंटर ऑफ मास विल बी एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। सेंटर मास हमने यहाँ पर बना लिया। अभी इसी कंप्लीट सिस्टम को मैं रिमूव कर सकता हूँ और डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इस पॉइंट के बारे में, ठीक है। ये सेंटर मास, टोटल मास कितना सिस्टम में 4m, इसको मैंने कंसंट्रेट इमेजिंग किया, तो ये कंप्लीट इतना पार्ट हटाकर मैं डायरेक्ट एक पॉइंट मास से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये है प्रॉपर्टी सेंटर मास सिस्टम का, ठीक है, कि अगर बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको सिमेट्रिकल पार्ट्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटाया, डायरेक्ट एक पॉइंट पे लिख दिया, 4m मास कंसंट्रेट है कंप्लीट सिस्टम का, ठीक है।
चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी में ही हो गया, आउटसाइड भी हो सकता है। कुछ बॉडीज के तो अंदर होगा, जैसे डिस्क वगैरह है, डिस्क में सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही लाई करेगा, लेकिन रिंग जो है, रिंग में तो एयर होता है ना, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी में नहीं होगा, एयर में होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास मे बी लाई इन द बॉडी और मे बी नॉट, ठीक है, मस्ट भी, जरूरी नहीं है ना। ये आर्क ले लेता हूं मैं, ये एक आर्क है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास एयर में होगा, यहां पर नहीं, है ना। तो सेंटर ऑफ मास मे बी लाई इन द एयर और मे बी लाई इन द बॉडी, ओके। अब सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन के लिए कैसे करेंगे हम, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दो मासेस हैं, फर्स्ट इज m1, सेकंड इज m2, ओके। फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, r1 वेक्टर क्या होगा, कोई भी पोजीशन वेक्टर हो सकता है, या तो कोऑर्डिनेट हो सकता है 2, 3, 4, 1, 2, 3 इस टाइप का हो सकता है, या फिर i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप समथिंग इस टाइप से हो सकते हैं, है ना। तो m1 का पोजीशन वेक्टर हो गया r1 वेक्टर ले लिया हमने, तो i कैप j के फॉर्मेट में होगा। m2 का पोजीशन वेक्टर हो गया r2 वेक्टर। सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है, उसी लाइन पर कहीं पर भी लाई कर सकता है, ठीक है। सपोज इट इज द सेंटर ऑफ मास, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी RCM, ओके। सेंटर मास है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने इमेजिन किया है, सपोज RCM है, तो RCM का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दो बॉडीज के लिए, अगर ज्यादा होंगे तो प्लस करते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मास इंटू पोजीशन वेक्टर, मास इंटू पोजीशन वेक्टर। अगर क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है XCM, YCM, ZCM, देन XCM के लिए m1 x1 m2 x2 ले लेंगे, YCM के m1 y1 m2 y2 ले लेंगे, y कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। सपोज एक मास है m1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, समझ भी लेना। दोनों के बीच में गैप है, इसको बोला क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। तो स्टार्टिंग हम करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से, सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। एक लाइन पे है दोनों मासेस, दो ही मास है, तो ये आप किसी भी एक एक्सिस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, आइदर ऑन द एक्स एक्सिस और इन द वाई एक्सिस, ओके। सो सपोज आई रिप्रेजेंट हियर ऑन द एक्स एक्सिस, द सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल r एंड दिस इज द ओरिजिन, ओके। द क्वेश्चन इज देयर विल बी द सेंटर ऑफ मास, okay. The coordinate of this point will be 0, 0. The coordinate of this point will be r, 0. And suppose this is the center of mass at a distance x1 from m1 plus, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो ये पॉइंट का कैलकुलेशन करने के लिए मैं फॉर्मूला ले लेता हूं, XCM इक्वल टू m1 x1 m1 इंटू 0 प्लस m2 x2 m2 इंटू r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो सॉल्व करके फॉर्मूला आया m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू स्मॉल r। ये हो गया x1, x1 मतलब सेंटर मास का m1 से डिस्टेंस, क्लियर है। तो जब हम m1 से डिस्टेंस निकालेंगे तो न्यूमरेटर में m2 आएगा, क्लियर। नेक्स्ट हम निकालते हैं m2 से, m2 से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस x1, इसको मैं x2 बोल देता हूं, है ना। तो x2 निकालने के लिए हम r में से x1 को माइनस कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सॉल्व करके आएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। अब इन दोनों फॉर्मूले में सिमिलरिटी देखो क्या है, सिमिलरिटी है डिनोमिनेटर, बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर एंड स्मॉल r इज आल्सो सेम। डिफरेंस क्या है, अगर हमें डिस्टेंस m1 से निकालना है तो न्यूमरेटर में m2 पुट कर देंगे, डिस्टेंस अगर हमें निकालना है m2 से सेंटर मास का, देन न्यूमरेटर में m1 पुट कर देंगे। मींस दोनों का मास जो है और डिस्टेंस उसका बस यहाँ पर न्यूमरेटर डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा, है ना। अगर मैं डिवाइड करूं देन x1 अपॉन x2 आ जाएगा m2 अपॉन m1। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस जहां पर हैवी मास होगा उसका डिस्टेंस कम होगा सेंटर से, मतलब सेंटर मास हैवी बॉडी के पास होगा, हैवी मास जो है उसके पास होगा, ठीक है। सपोज एक मास है 1 kg, एक मास है 2 kg, तो सेंटर मास 2 kg के पास होगा, जो हैवी मास है उसके पास होगा। तो जब पास होगा सेंटर मास तो डिस्टेंस छोटी हो जाएगी ना, तो डिस्टेंस और मास का रिलेशन एक दूसरे से अपोजिट होता है, r प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक है। मास हैवी, डिस्टेंस कम, सेंटर मास पास में, ठीक है। चलो अब ये जो फॉर्मूला है इसको हमें याद रख के चलना है, इन दोनों फॉर्मूले को, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना। डिनोमिनेटर सेम है, स्मॉल r सेम है, ओनली m1 और m2 में डिफरेंस है, क्लियर। इसको हम एज इट इज नोट आउट कर लो इसको, और इसको बहुत ज्यादा यूज भी होगा, है ना। हो गया, चलो क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यहां पर एक स्क्वायर दिया हुआ है m and 2m and 2m। क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस पॉइंट को बोल देंगे ओरिजिन। ए पॉइंट बोल दिया कि ए पॉइंट से बताओ कितना दूर डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड ये कि हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे पहले, ये 0, 0।
सपोज डिस्टेंस एल है, मतलब साइड जो स्क्वायर का वो है एल, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एल कोमा 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 कोमा एल, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी एल कोमा एल, एल कोमा एल, फर्स्ट पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, एक्ससीएम निकालेंगे। एक्ससीएम क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2, m1 इंटू 0 प्लस m इंटू एल प्लस 2m इंटू एल प्लस 2m इंटू 0 डिवाइड बाय m प्लस m जो भी है मास सबको ऐड कर देंगे। एक्ससीएम आ गया। फिर वाईसीएम निकालेंगे, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ये इससे आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट सही आंसर आएगा। तो ये मेथड तो है ही हमारा बाय डिफॉल्ट मेथड है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में हमारे पास थोड़ा कम टाइम होता है, तो यहाँ पर हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं, यहाँ पर हम कंप्लीट सिस्टम को एक जहां सिमेट्री है वहां पर सेंटर मास से रिप्रेजेंट करते जाएंगे। क्लियर है, जैसे यहाँ पर देखो दोनों मास सेम है, तो इनको मास कितना है m प्लस m, 2m मास है, 2m मास को इसका सेंटर मास से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो मासेस को हटा के मैं अभी दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, ये 2 मासेस को हटा के मैं एक ही सिंगल मास बना लेता हूँ 2m, और ये डिस्टेंस अगर l है तो सेंटर मास कहां पर होगा, सिमेट्रिकल है सिस्टम, तो l/2 डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट फिर यहाँ पर ये दोनों सिमेट्रिकल है 2m, इनका सेंटर मास इधर 4m बना देता हूँ, इस सिस्टम को रिप्लेस कर देता हूँ सेंटर मास से। ये था हमारा डेफिनेशन सेंटर मास का, इट इज द पॉइंट एट विच द कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेट। ठीक है, 4m, यहाँ पर भी ये जो गैप है ये सिमेट्रिकली होगा l/2 डिस्टेंस। क्लियर है, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है l, दोनों के बीच में गैप पता लग गया l, एक मास है 2m और एक मास है 4m, डिस्टेंस बताना है सेंटर मास कहां होगा। ऑब्वियस बात है इन दोनों के बीच में लाइन पे कहीं पे होगा सेंटर मास, तो सेंटर मास होगा वो यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, क्लियर है, कहां पर होगा वो डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए मैं इधर से लेता हूँ, सपोज ये डिस्टेंस है x, तो x का फॉर्मूला क्या होगा, देखो 2m से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस 2m से निकालना होगा तो मास का पुट करेंगे न्यूमेटर में 4m, तो 4m डिवाइड बाय 4m प्लस 2m इंटू एल, टोटल क्या एल था, इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो x का वैल्यू सॉल्व करके इधर आ गया 4/6, या बोल सकते हैं 2l/3। इट मींस 2m मास से 2l/3 डिस्टेंस पर सेंटर मास लाया करेगा। ठीक है ना, डिस्टेंस आ गया 2l/3 यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट आ गया l/2 कोमा l/2 के x कोऑर्डिनेट l/2, ये l/2, और y कोऑर्डिनेट आ गया ये 2l/3। अब निकाल सकते हैं डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज निकालना है, बस बेस हमें पता ही है l/2, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, वो निकाल लेना, √l/2 स्क्वायर प्लस 2l/3। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी टाइप से क्यूब का कोई क्वेश्चन हो, कोई बड़ा क्वेश्चन हो, तो उसमें भी हम ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि अगर कोई बड़ा बॉडी दे, ठीक है ना, जैसे प्लेट दे दिया, ओके, क्यूब दिया, क्यूबॉइड दिया, स्फीयर दिया, है ना, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे यूनिफॉर्म बॉडी है या नहीं है। ठीक है ना, और हमारे जो फॉर्मूला है उसको वॉल्यूम और डेंसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ये प्लेट लिया हमने और एक यहाँ पर छोटा प्लेट ले लिया। ठीक है, ऐसे एक सिस्टम है। ठीक है, कंप्लीट एक प्लेट है, यूनिफॉर्म प्लेट है। क्वेश्चन बोला कि यहाँ पर बताओ सेंटर मास का डिस्टेंस क्या होगा या कोऑर्डिनेट क्या होगा। सपोज इट इज y एक्सिस, इट इज x एक्सिस, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यूनिफॉर्म प्लेट, फॉर द यूनिफॉर्म प्लेट, और प्लेट का डायमेंशन क्वेश्चन में मेंशन है। सपोज दिस इज 6 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज सेंसिस सपोज 4 मीटर, ओके, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 10 मीटर, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में सपोज 2 मीटर। ठीक है, डायमेंशन मेंशन किया हुआ है ना। तो अब इसका सेंटर मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, सपोज मैं सिमेट्रिकल पार्ट दो टाइप से बना सकता हूँ, एक तो मैं ऐसे बना सकता हूँ 1 2 3, बहुत सारे सिमेट्रिकल पार्ट, कोशिश करें कि कम से कम बने जिससे फॉर्मूला छोटा रहे, कैलकुलेशन इजी हो। तो मैं इसको मिला देता हूँ, दो बंदे छोटे, है ना, कैलकुलेशन इजी होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस कंप्लीट सिस्टम को इसके सेंटर ऑफ मास पे इमेजिन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है, ये सिस्टम, इसका सेंटर मास कहां पर होगा, ये डिस्टेंस है 4, ये मान लो सेंटर मास होगा तो मिडिल में, यूनिफॉर्म सिस्टम है, तो अगर ये 4 है तो इधर 2, ठीक है ना, इसका मतलब ये डिस्टेंस पता लग गया हमें 2 मीटर है ना, और इधर से 6 है तो ये डिस्टेंस 3 हो गया। इट मींस हमें इसके कोऑर्डिनेट पता लग गए, हमें इसके कोऑर्डिनेट पता लग गए, क्या कोऑर्डिनेट है इसका 2, ये हो गया 3, इधर हो गया 2, तो 3,2। ठीक है, और ये जो मास है इसको मैं m1 लिख लेता हूँ, कंप्लीट प्लेट का मास मुझे पता नहीं कितना है, मैंने m1 इमेजिन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्लेट के लिए अगर हम देखें, देन ये जो डिस्टेंस है इट विल बी 2 मीटर। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट इज 6 मीटर प्लस 2 मीटर, ये टोटल 4 है तो हाफ हो जाएगा 2, तो 6 प्लस 2, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, 6 प्लस 2 हो गया 8 मीटर, कोमा वाई कोऑर्डिनेट होगा टोटल, ये 2 मीटर है तो 2 मीटर का हाफ हो जाएगा 1, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो
8,1 ये हमारा आ गया सेकंड मास का कोऑर्डिनेट। मैं इसको मास को m2 लिख लेता हूँ, है ना। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है यूनिफॉर्म है ना। मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी 3 टाइप का होता है, लीनियर मास डेंसिटी 1D बॉडी के लिए लैम्डा लेंगे, 2D बॉडी के लिए हम डेंसिटी को मीनिंग क्या होता है सिग्मा इंटू एरिया। 3D बॉडी के लिए डेंसिटी का मतलब होता है रो, मतलब वॉल्यूम वाला डेंसिटी, है ना। लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम वाला डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम वाला डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल बॉडी प्लेट है, तो यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया को लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एज्यूम कर लिया कि मास पर यूनिट एरिया जो यहाँ पर है वो है सपोज सिग्मा। सिग्मा हो गया मास पर यूनिट एरिया, है ना। डेंसिटी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एरिया से, ठीक है। एरिया क्या होगा यहाँ पर, इस प्लेट का एरिया हो गया 6 इंटू 4 24। अब सेकंड मास को ले लो सिग्मा, इसका भी सिग्मा सेम है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि डेंसिटी सेम है, ठीक है ना। इंटू कितना एरिया होगा 4 इंटू 2, ये इसका हो गया 8 मीटर स्क्वायर। m1 m2 पता लगे, यहाँ पर पुट कर दो। पुट करने से सेंटर मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना। दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ससीएम निकाल लेंगे। m1 x1 24 इंटू 3 प्लस m2 x2 8 इंटू 8, सिग्मा ऊपर नीचे दोनों से न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 24 प्लस 8। एक्ससीएम आ गया। नेक्स्ट वाईसीएम निकाल लेंगे, दोनों आ गए, ठीक है ना। तो इस मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ये क्यूब होगा देन हम यहाँ पर वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी को रो लिख देंगे, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए करना है। अगर मेटेरियल का डेंसिटी अलग अलग है तो रो की जगह 2 रो 3 रो जो भी होना है, डबल ट्रिपल है वो सब पुट कर देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला यही रहेगा यहाँ पर, क्लियर है। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कि अगर हम मासेस को ऐड ना करें, सब्ट्रैक्ट करें, जैसे सपोज एक डिस्क है उसमें से छोटा डिस्क हटा दिया, एक स्क्वायर में से स्मॉल स्क्वायर को रिमूव कर दिया, रिमूव करें अगर पार्ट को, तो उस कंडीशन में यहाँ पर माइनस आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा m1 r1 माइनस m2 r2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। और इसमें भी याद रख लो कि अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है तो हमें एरिया लेके चलना है ना। अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो बस डेंसिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिफॉर्म बॉडी में, ओनली एरिया के बेसिस पे आंसर आ जाएगा a1 r1 माइनस a2 r2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। क्लियर है ये बात। अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है तो मास को क्या लिख देंगे हम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिफॉर्म बॉडी के लिए, तो फॉर्मूला वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, v1 r1 माइनस v2 r2 डिवाइड बाय v1 माइनस v2, ठीक है। और अगर एडिशन हो रहा है, जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, तब उस कंडीशन में प्लस कर देना। ये किया था हमने, तो m1 m2 का वैल्यू क्या था, सिग्मा इंटू एरिया ही तो था। डायरेक्ट एरिया पुट कर दो अगर सिग्मा सेम है तो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं 2D बॉडी के लिए और 3D बॉडी के लिए, इफ बॉडी इज यूनिफॉर्म, है ना। अगर एडिशन हो रहा है प्लस कर दो, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी पार्ट को हटा रहे हो तो माइनस कर दो, बस ये ध्यान रखना, प्लस करना है माइनस करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लें, एक डिस्क है यहाँ पर, यूनिफॉर्म डिस्क ले लिया हमने, ठीक है। ईच पार्ट में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म डिस्क है। इस डिस्क का मास है m और रेडियस है इसका r, ये इसका सेंटर हो गया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन है कि अगर इसमें से हाफ डिस्क को हम हटा दें, कैविटी बना दें, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये रिमेनिंग पार्ट, इसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। पहले ओरिजिन का था, अब कहां पर होगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओ पॉइंट से बताना है, ठीक है। प्लेट है, डिस्क है, डिस्क क्या है 2D ऑब्जेक्ट। अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पर हम रिमूव कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस को हटा के माइनस कर दिया हमने। अगर एडिशन होता कि ये दिया हुआ है, एक डिस्क और रख दिया, जैसे मान लो देखा एक डिस्क ये है, एक और बगल में रखा, 2 डिस्क रख दिया, बताओ सेंटर मास कहां जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उस कंडीशन में प्लस कर देंगे, है ना। यहाँ पर क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं तो माइनस साइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम का यूज नहीं है, 2D बॉडी है, इससे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, है ना। ऑब्वियस बात है कि सेंटर मास एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यहां से हम सिमेट्रिकली रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला में आ जाएगा XCM, ठीक है। ओनली एक्स कोऑर्डिनेट का ही यूज होगा, ठीक है। देख लिया फॉर्मूला। तो XCM इक्वल टू m1 x1, m1 को हटाकर मैं एरिया में कन्वर्ट कर लेता हूं बिकॉज यूनिफॉर्म बॉडी है, a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2, ठीक है। वैल्यू पुट करना है, बताओ कंप्लीट डिस्क का एरिया क्या होगा, रेडियस है r, देन एरिया विल बी पाई r स्क्वायर। जिस पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं हैविंग रेडियस r/2, ठीक है, जिस पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं इस पार्ट का एरिया क्या होगा, पाई इंटू r/2 स्क्वायर, ओके। एरिया ऑफ दिस कैविटी पार्ट, क्लियर है क्या, दोनों एरिया आ गए। नेक्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट्स,
जब ये कंप्लीट डिस्क था तो इसका सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, 0। ठीक है, कैविटी पार्ट जो है, कैविटी पार्ट का सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या है, कितना दूर है ऐसे ओरिजिन से, r/2 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है। ठीक है ना, तो कैविटी का सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट r/2 है। बस ये सब वैल्यूज हमें पुट करना है। एक का मीनिंग याद रखना है। A1 क्या है, व्हेन देयर वाज नो कैविटी, कंप्लीट मास, देन एरिया, x1 is the center of the complete part, A2 and x2 are the area and coordinate of the removed part और कहते हैं cavity part। ठीक है, दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर। A1 x1 0 माइनस A2 x2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3/4 5r² कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 3/4 हो जाएगा, 4 कैंसिल। तो सॉल्व करके हमारा आंसर आया -r/6। माइनस से क्या पता लग रहा है, माइनस से पता लग रहा है कि सेंटर मास इधर शिफ्ट हो गया। हम ये जो कैलकुलेशन करते हैं एक्चुअली इसका कैलकुलेशन, ये सब क्या कैलकुलेशन है, कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन है ना, ये डिस्टेंस नहीं है ना, ये सब है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट कितना है, नेगेटिव है, इसका मतलब सेंटर मास लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, इधर बैक साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये सेम क्वेश्चन कर सकते हैं हम, स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं। अगर एक स्क्वायर हुआ तो क्या लेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा बस, V1 V2 V3 में V मतलब 4/3 पाई r³ आ जाएगा। ठीक है ना, इसी टाइप से वहां पर रिमूव करेगा तो 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब आ जाएगा। इसी टाइप से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करके नेगेटिव आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर दो डिस्क रिमूव किया तो एक यहां से रिमूव किया, सपोज एक यहां से रिमूव किया छोटा डिस्क, यहां से भी हमने हटा दिया, अब क्या होगा, अब यहाँ पर XCM आ जाएगा, साथ में YCM भी आ जाएगा, है ना। और कैलकुलेशन में क्या होगा, यहाँ पर एक टर्म और आ जाएगा, रिमूव किया ना, इधर और आ जाएगा -A3 x3 और डिनोमिनेटर में -A3 आ जाएगा। जिस पार्ट को रिमूव करते जाएंगे उनका एरिया और x माइनस होता जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट हटाए तो 2 माइनस हो गए, 3 पार्ट हटाएंगे तो 3 पार्ट्स माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, YCM, क्योंकि y एक्सिस पे भी चेंज हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट का भी यूज होगा। ठीक है ना, दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट होता है फिर कि अगर यहाँ पर दोनों मासेस में कोई मोशन हो, है ना, बॉडीज को मूव करें, दोनों मासेस का अगर मोशन हो तो क्या होगा, सेंटर मास का भी शिफ्टिंग हो जाएगा, है ना। तो सेंटर मास का वेलोसिटी क्या होगा, वो हम निकाल सकते हैं इसको पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, r1 का डिफरेंशिएशन v1, r2 का v2, तो ये एक फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का। ठीक है ना, इसमें ये जो टर्म है ये सब मोमेंटम है। ओके, मोमेंटम का वेक्टर सम करना है हमें और डिवाइड बाय टोटल मास पुट करना है। ओके, वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल मास, तो उससे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। सपोज 4 kg मास है, स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा मास है 2 kg, इसका स्पीड है सपोज 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बोला है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालो। मोमेंटम देखो, फर्स्ट मोमेंटम हो गया 8 i कैप डायरेक्शन में, 8 i कैप प्लस सेकेंड मोमेंटम हो गया -i कैप 2 into 1 2 माइनस आई कैप डिवाइड बाय टोटल मास 4 + 2 6। क्लियर। तो यहां से सॉल्व करके हमारा आंसर क्या है, 1 और आई कैप। 1 आई कैप मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट मीन सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से। कर सकते हैं ये सब कैलकुलेशन। तो डायरेक्ट हमने वेक्टर सम कर दिया बस। क्लियर है ना। इसी टाइप से अगर परपेंडिकुलर मोशन होगा तो फोर kg सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड, 2 kg सपोज 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड, इस टाइप से मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर, है ना। क्वेश्चन बोला है कि सेंटर मास का कैलकुलेट करो, स्पीड क्या होगा। तो फर्स्ट मोमेंटम वेक्टर निकाला हमने, फर्स्ट मोमेंटम वेक्टर हो गया 4 × 2 8 आई कैप डायरेक्शन में। सेकेंड मोमेंटम वेक्टर हो गया 4 × 2 8 जे कैप डायरेक्शन में। दोनों आगे मोमेंटम वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर इसका मासेस का सम कर देंगे 4 + 2। सोल्व करके इसको देखेंगे तो आगे हमारा डायरेक्शन VCM का। इससे क्या पता लग रहा है कि हमारा जो सेंटर मास का मोशन होगा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इधर कहीं पर होगा ऐसे। आज आई कैप भी पॉजिटिव है, जे कैप भी पॉजिटिव है, इधर कहीं पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कॉन्स्टेंट्स को आउटसाइड ले लेंगे। कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर 6 8/6, इसको हमने आउटसाइड ले लिया। अंदर बचा आई कैप प्लस जे कैप, इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सॉल्व करके यहाँ पर √2, इधर सोल्व करके फाइनल आंसर आ जाएगा 4√2 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है वेक्टर सम, वेक्टर मेथड से कर लो। कैसे करेंगे वेक्टर मेथड से सॉल्व।
ये हो गया फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल देख लो कितना है, थीटा एंगल पता लग गया। ठीक है, फॉर्मूला लगा तो √2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cos 90 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इधर आ जाएगा 8 √2 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 √2 डिवाइड बाय 3। ठीक है ना, तो दो मेथड है सॉल्व करने के, आइदर आई कैप जे के फॉर्मेट से कर लो सॉल्व, और डायरेक्ट वेक्टर सम लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, पर करना वेक्टर सम है, बस वो याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया सर फॉर्मूला। ठीक है ना, नेक्स्ट इसके बाद आता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में दो चीजें हैं, एक है यहां पर ये एम ए का मतलब है फोर्स। तो यहाँ पर दो फोर्स होते हैं, दो टाइप के फोर्स होते हैं इस बॉडी पे, एक इंटरनल फोर्स होता है और एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक है ना, इंटरनल फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होता है, एक्शन रिएक्शन टाइप के होते हैं इंटरनल फोर्स। इसी से बॉडी का शेप और साइज फिक्स होता है, क्योंकि अंदर कोई रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो बॉडी का शेप फिक्स होगा। ठीक है ना, जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्सन। तो वेक्टर सम इंटरनल फोर्सेस का तो 0 है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो ओनली किसकी वजह से होगा, ओनली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, इंटरनल फोर्स की वजह से कुछ नहीं होगा। है ना, तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ओनली डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। है ना, जैसे मैं बोल देता हूं कि अगर सपोज सेंटर ऑफ मास को हमने एक्सेलरेट किया ही नहीं, है ना, फोर्स नहीं लगाया हमने, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 हो जाएगा। क्लियर, बाहर से कोई पुश पुल नहीं लगा रहे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा इट मींस वेलोसिटी क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट बना रहेगा। ये हम क्या बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो होगा वो सेंटर मास का कांस्टेंट बना रहेगा। सेंटर मास का मोमेंटम जो पहले था वही रहेगा। है ना, पहले मान लो 0 था, है ना, इफ इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट, इफ इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट, सिस्टम इनिशियल में रुका हुआ था, रेस्ट में था, इट मींस इनिशियल सेंटर मास का जो वेलोसिटी है वो है 0। ओके, और फोर्स हम अप्लाई कर नहीं रहे हैं पर, देन सेंटर मास का जो वेलोसिटी वो अभी भी 0 बना रहेगा। ओके, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विल आल्सो 0 नाउ। ठीक है ना, तो हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, दो मासेज हैं, एक का वेलोसिटी गिवन है तो दूसरे का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर मास भी नहीं होगा तो m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इक्वल टू 0। मतलब m1 का अगर हमें शिफ्टिंग पता है तो m2 का शिफ्टिंग हम निकाल सकते हैं कितना होगा। ठीक है ना, m1 m2 मास दे देंगे, बोलेंगे कि m1 शिफ्ट हुआ 2 सेंटीमीटर, बताओ m2 कितना शिफ्ट होगा, तो डेल्टा r2 निकाल लेना इसको उधर शिफ्ट करके। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेते हैं अभी, और फिर इसी पे बेस्ड आगे हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें बस एक मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पर सेंटर मास का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सपोज हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया इधर। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, वो बॉडी जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का ये मोशन है। मतलब अगर यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे तो सेंटर मास ऐसे जाएगा। है ना, अचानक क्या हुआ कि यहाँ पर सिस्टम में ऊपर एक्सप्लोड हो गया, सिस्टम ये जो मास है ना वो एक्सप्लोड हो गया, तो मास एक्सप्लोड होकर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो भी क्या होगा, सेंटर मास इसी पॉइंट पे जाके हिट करेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर मास तो वर्चुअल पॉइंट है, रियल तो है नहीं, बॉडी तो है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है, कोई कोलिजन होता है, तो वो सब होता है ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज, एक्शन रिएक्शन, इंपल्स वगैरह के कारण होता है। ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स वहां पर 0 होता है, तो जो भी मोशन था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी पहले जो मोशन था वही बना रहेगा। तो सेंटर मास इसी पॉइंट पे हिट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेंज बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है क्या होगी, रेंज ही होगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है ना। मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन बना लेते हैं अच्छा सा इसी बेस्ड कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, एक मास है उसको हमने प्रोजेक्ट किया, यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पर, हाईएस्ट पॉइंट पर मास 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया। ओके, 1 पार्ट रेस्ट में आ गया, m/2 कम फेल डाउन कम टू रेस्ट। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है बताओ, है ना, उसका स्पीड कितना होगा, सेकंड पार्ट का स्पीड कैलकुलेट करना है, और वो कहां पर गिरेगा, सेकंड फ्रैक्शन कहां पर गिरेगा ये बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास तो यहां पर गिरेगा, सेंटर मास का तो फिक्स है, इधर गिरेगा। ठीक है ना, सेकंड फ्रैक्शन कहां गिरेगा वो पता नहीं है ना, तो हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सप्लोजन हुआ, एक फ्रैक्शन तो डायरेक्ट गिरा, तो यहां पर गिरेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r/2, 0 हो गया। और सेकंड जो m/2 है उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो वो कहां पर गिरेगा। क्लियर है बात।
चलो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, XCM इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 डिवाइड, क्योंकि एक्स एक्सिस पे गिरेगा भाई, जहां भी गिरे, पहले गिरे बाद में गिरेगा तो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे लगा देंगे फॉर्मूला M1 प्लस M2। XCM R है, रेंज इक्वल टू M1 M/2 इंटू X1 X कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, R/2 पे गिरेगा, ठीक है, प्लस M2 सेकंड वाला फ्रैक्शन, X2 या नोन है, X2 तो कैलकुलेट करना है, ठीक है, डिवाइड बाय M1 प्लस M2, टोटल जो मास था वो M था, या ठीक है, M को इधर शिफ्ट कर देंगे और यहां पर इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आ गया MR इक्वल टू MR/4 प्लस M/2 इंटू X2। इसको यहाँ पर M को हम डिवाइड कर सकते हैं, देखो ऑल थ्री टर्म्स में हमारा कंप्लीट, इसको डिवाइड कर देंगे, R/4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4, देन X2/2, तो यहां से सॉल्व करके X2 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3R/2, X2 आ गया है ना, इसको इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके X2 आ गया, X2 आया 3R/2, ये R है तो 3R/2 कहां होगा, तो आगे होगा, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 है ना, थोड़ा सा आगे होगा, तो पता लगेगा कहां पर लाई करेगा, इस पॉइंट पे यहां पर सेकंड फ्रैक्शन गिरेगा, सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे गिरेगा रेंज पर, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको नोट डाउन